और आपके YouTube चैनल कंसेप्ट वाला पे सबको तहे दिल से स्वागत है। आज जो कि मेरा पहला क्लास है SST का, जो कि जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, जो कि चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जो कि पावर शेयरिंग को हम हिंदी में बोलेंगे सत्ता की साझेदारी, जो कि आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा पावर शेयरिंग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग होती क्या है, तो जनरली हम लोग को पता है कि पावर शेयरिंग जो है जनरली डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसी वजह से पावर की क्या की जाती है, शेयरिंग की जाती है। जो कि इस पावर शेयरिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम बात करें पावर शेयरिंग को, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे जनरली दो कंट्री की हम लोग बात करेंगे। एक कंट्री होगी बेल्जियम और दूसरी कंट्री होगी श्रीलंका। तो अगर देखा जाए तो बेल्जियम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बेल्जियम की कंट्री में पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्या कि लैंग्वेज इशूज़ पे बेल्जियम को दो अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, तो आपको यहाँ पे दो पोर्शन दिख रहे होंगे इस बेल्जियम कंट्री के, एक आपको येलो पोर्शन में दिख रहा होगा और एक रेड पोर्शन पे दिख रहा होगा। जो कि येलो पोर्शन में आप देखिएगा तो बेल्जियम में जो डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आपको येलो पोर्शन में दिख रहे होंगे, और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग होंगे वो आपको रेड पोर्शन में दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या है कि जो डच जो रीजन में जो रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन। यानी सिंपली कहने का मतलब है ये जो डच वाले जो रीजन है इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेमिश रीजन। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो जनरली जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं बेल्जियम में, तो वहां पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलोनिया रीजन। और साथ साथ यहाँ पे जो छोटा सा जो रीजन यहाँ इस मैप में आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही होगी, ये आपकी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस बेल्जियम कंट्री की बात करें तो यहाँ पे बेल्जियम को लैंग्वेज इशूज़ पे दो रीजन को बांटा गया है, जो कि ये वहाँ बेल्जियम की एक अगर देखी जाए तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। इसके अलावा अगर हम बात किया जाए तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप की, जो कि हम अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग एक हमारी स्टेट है हरियाणा, वो हरियाणा से भी बहुत छोटी है। जो कि हरियाणा की आबादी से भी अगर बात किया जाए, जो कि जनरली अभी हम बात करें तो हरियाणा की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कि उसकी आबादी से भी क्या है, बहुत छोटी है। तो यहाँ पे लैंग्वेज इशूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेल्जियम की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि लैंग्वेज बेसिस पे रीजन को क्या किया गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। जो कि आपको अभी हमने बताया कि ब्रुसेल्स में जो इस रीजन की हम बात करें जहाँ पे डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आपको फ्लेमिश रीजन में है, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो आपको वैलोनिया रीजन में। ये दो बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये रीजन अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन सी फ्लेमिश रीजन है और कौन सा वैलोनिया रीजन है, और वैलोनिया रीजन में कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और फ्रेंच में कौन से बोलने वाले जो सिंपली फ्रेंच भाषा में कौन से रीजन है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जनरली ये पूछा जाता है कि डच भाषा बोलने वाले किस रीजन में होते हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले किस रीजन में होते हैं। जो कि हमने अभी आपको क्लियर किया कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आपको वैलोनिया रीजन है, और डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो आपके क्या होंगे, फ्लेमिश रीजन है। दूसरी चीज़ कि इस पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डच भाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो डच भाषा की अगर बात करें तो इनकी जो परसेंटेज जो है वो आपको 59% है। कितनी परसेंट है, 59% है। उसके अलावा अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें जो कि बेल्जियम में जो बोली जाती है, उनकी परसेंटेज है 40%। तो जनरली आप लोग को मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में भी पता होगा। अगर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अगर हम बात करें तो डच भाषा की परसेंटेज कितनी है, 59%, एंड फ्रेंच भाषा बोलने वाले की लैंग्वेज की परसेंटेज कितनी है, 40%। जो कि हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डच वाले मेजोरिटी में है और फ्रेंच वाले क्या है, माइनॉरिटी में है। लेकिन
इस बेल्जियम कंट्री की बात करें तो इसमें थोड़ा उल्टा बात करते हैं। उल्टा बात कहने का मेरा मतलब है कि डच वाले जो व्यक्ति हैं वो पावरफुल नहीं है। इस बेल्जियम कंट्री की बात कर रहे हैं, इस बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो पावरफुल नहीं है, और फ्रेंच भाषा जो लोग हैं वो लोग जनरली क्या हैं, पावरफुल भी हैं और रिच भी हैं। तो अब बात आती है कि बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। बेल्जियम में ये दो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है। कॉन्फ्लिक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें जनरली देखा जाए तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, जो कि जनरल तौर पे अगर बात किया जाए कि अगर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी न दिया जाए, जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी बात करें, आपकी प्रॉब्लम को अगर दूर न किया जाए, तो जनरल तरीके से बात किया जाए कि वो अपने आप को क्या समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे। और फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पे वो क्या है, पावरफुल है। लेकिन टर्म परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो डच की परसेंटेज 59% है और फ्रेंच की जो परसेंटेज है वो 40% है। दूसरी चीज़ कि ये तो बात हुआ आपकी बेल्जियम की। एक और कंट्री है श्रीलंका, जो कि वहाँ पे भी क्या देखिएगा, वहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज इश्यूज ही हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे श्रीलंका का आपको मैप दिख रही होगी, जो कि श्रीलंका की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो श्रीलंका में भी लैंग्वेज इश्यूज है, जो कि खासकर दो कंडीशन हम बात करते हैं कि श्रीलंका में जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो दो हैं। एक आपको सिन्हाला होंगे और दूसरे जो होंगे वो तमिल भाषा बोलने वाले होंगे। जो कि इस श्रीलंका कंट्री में हम बात करें तो सिन्हाला के अगर परसेंटेज की बात करें, जो कि यहाँ पर आपको 74% दिख रही होगी। सिन्हाला की बात करें तो वो आपको 74%, यानी सिन्हाला लैंग्वेज भाषा बोलने वाले जो श्रीलंका में लोग हैं वो कितने 74% है। उसके साथ साथ दूसरा जो हमने लैंग्वेज की बात किया वो है तमिल, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तमिल भाषा, जो कि परसेंटेज कितनी है। अब इस तमिल में भी अगर बात किया जाए तो दो तरीके के तमिल आपको दिखेंगे। दो तरीके के तमिल कहने का मतलब है कि एक तमिल आपके होंगे श्रीलंकन और दूसरे जो तमिल जो होंगे वो होंगे इंडियन। यानी मेरा कहने का मतलब है कि श्रीलंका में जो तमिल भाषा जो बोलने वाले जो लोग हैं, एक श्रीलंकन तमिल है और दूसरे क्या है, इंडियन तमिल है। और ओवरऑल अगर परसेंटेज बात करें तो तमिल भाषा बोलने वाली की परसेंटेज 18। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, श्रीलंका और तमिल की, तो श्रीलंका में जो बोलने वाले परसेंटेज है वो है आपको 13%। यानी श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंका के जो वासी हैं, श्रीलंकन तमिल जो है वो बोलते हैं 13% तमिल, और जो इंडियन तमिल की बात करें तो वो बोलते हैं आपको 5%। अब बात आती है कि यहाँ पे इंडियन तमिल मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब इंडिया के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया में जब ब्रिटिशर जब रूल्स थी तो कुछ साउथ्स के लोग, यानी इंडियन साउथ्स की बात कर रहे हैं, साउथ्स के लोग प्लांटेशन की खेती के लिए वो कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए। और वो श्रीलंका में ही जाकर क्या करके वो बस गए। तो उसी टर्म की हम बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंडियन तमिल का यूज़ कर रहे हैं। यानी श्रीलंका से कुछ लोग, इंडिया से कुछ लोग प्लांटेशन की खेती करने के लिए कहाँ पहुँच गए, श्रीलंका, और वो वहीं पे बस गए। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडियन तमिल की बात कर रहे हैं। जो कि दो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि श्रीलंका का परसेंटेज 13% है और इंडिया की परसेंटेज क्या है, 5% है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो जिसमें हमने आपको बताया था कि बेल्जियम में दो लैंग्वेज के बेसिस पे दो रीजन यहाँ आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एक रीजन आपको फ्रेंच वाला, जो कि ये रीजन आपको दिख रही है, ठीक है, और दूसरा जो रीजन जो है ये आपको डच भाषा वाला मिल रही होगी, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डच भाषा जो बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 59%। ठीक है, और उसके बाद हमने जो फ्रेंच की बात किया था, जिसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग की परसेंटेज कितनी है, 40%।
अब बात आती है कि इसमें 1% और भी था, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको नहीं बताया था। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रही है, जो रीजन हम अभी जो कवर कर रहे हैं, ये रीजन जो है 1% जो भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, ये इनकी परसेंटेज जो है ये जर्मन है। ये कौन है? जर्मन है। तो हमने आपको बताया था कि बेल्जियम में 2 लैंग्वेज की कंडीशन आपको दिख रही होगी, एक आपको डच और दूसरा आपको फ्रेंच। डच वाले रीजन को हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और फ्रेंच वाले रीजन को हम लोग वैलोनिया रीजन बोलते हैं। इसमें एक क्रिटिकल कंडीशन देखिए क्या था, जो हमने आपको बताया था कि जनरली हम लोग को ये पता होता है कि जहाँ पे मेजोरिटी होती है वहाँ पे वर्चस्व भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप इस दोनों को अगर देखिएगा तो फ्लेमिश रीजन में 59% जो है भाषा बोलने वाले लोग हैं, 59%, और वैलोनिया रीजन में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो है 40%। लेकिन बेल्जियम के कंडीशन में ये बातें उल्टा हो गया। उल्टा कहने का मेरा मतलब क्या है कि 40% जो बोलने वाले जो फ्रेंच भाषा जो है वो यहाँ पे क्या है? रिच और पावरफुल है, ठीक है। और डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो फ्लेमिश रीजन में है, वो क्या है? इन कंपेयर टू फ्रेंच, उनसे क्या है? वो रिच और पावरफुल नहीं है, मतलब ये रीजन में रहने वाले लोग। जो कि दूसरा कंडीशन अगर हम लेते हैं, इस पूरे बेल्जियम की कैपिटल इस ब्रुसेल्स की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में भी कंडीशन बिल्कुल अलग है। अब क्या है कि अगर आप इसे देखिएगा कि ये ब्रुसेल्स जो है ये किस रीजन में पड़ रही है? फ्लेमिश रीजन में पड़ रही है। ये ब्रुसेल्स किस रीजन में पड़ रही है? फ्लेमिश रीजन में पड़ रही है। लेकिन कंडीशन क्या है इस ब्रुसेल्स में? इस कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, इस ब्रुसेल्स जो कैपिटल है इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि 80% जो बोलने वाले जो लोग हैं ब्रुसेल्स, यानी हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, पूरे कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इस ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, यहाँ पे 80% बोलने वाले जो लोग हैं अब वो क्या हो जाते हैं? फ्रेंच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रेंच हो जाते हैं। और बाकी जो 20% जो होंगे वो क्या होंगे? डच होंगे। तो ये बेल्जियम की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, जो कि हम लैंग्वेज इश्यूज पे अगर हम बात करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है इस बेल्जियम जो कंट्री जो है, प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो हमने आपको पहले भी बताया कि ये पावरफुल है, जो कि इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग के पास हर तरीके की मौके भी दिए जा रहे थे। लेकिन जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो कोई जब किसी को अपनी डिमांड को फुलफिल न करवाए या जब किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर मिलती है, सिंपली हम बात कर रहे थे इस डच भाषा की, तो वो क्या करेंगे कि अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे? बताएंगे, और वो अपनी प्रॉब्लम के प्रति क्या करेंगे? वहाँ पे डिफरेंट तरीके की आंदोलन भी करेंगे। तो ये कंडीशन पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कौन सा रीजन बेल्जियम है, बेल्जियम में कौन सा फ्रेंच है और कौन सा डच रीजन है। तो आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी श्रीलंका की ओर, जो कि हमने श्रीलंका में भी आपको बताया था कि श्रीलंका में भी लैंग्वेज इश्यूज की ही प्रॉब्लम है। श्रीलंका में भी लैंग्वेज इश्यूज की ही प्रॉब्लम है। तो श्रीलंका में जो 74% जो बोलने वाले जो लोग हैं वो है सिन्हाला, जो कि आपको ये येलो पोर्शन के जो दिख रही होगी ये मैप में, तो ये सारा जो येलो पोर्शन वाले जो हैं वो क्या है? सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं। उसके बाद सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड टर्म जो है वो तमिल भाषा। तो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने परसेंट है, पहले पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में भी कि टोटल जो तमिल भाषा बोलने वाले की जो परसेंटेज है वो टोटल 18% है, ठीक है। और उस 18% में से 13 जो परसेंट है वो है श्रीलंका वाले का, यानी कहने का मतलब है श्रीलंकन तमिल का। तो श्रीलंकन तमिल जो है वो टोटल कितने हैं? 13%। और दूसरे जो है इंडियन तमिल जो है वो कितने हैं? 5%, ठीक है। तो इस श्रीलंका में 2 भाषा हमने बात किया, एक सिन्हाला और दूसरा हमने दूसरा बात किया तमिल। तो अब इस तमिल का भी अगर बात करें तो इसके भी सब टॉपिक 2 हो जाएंगे। तो एक श्रीलंकन तमिल और दूसरा क्या है? इंडियन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका के निवासी होंगे वो 13% बोलेंगे तमिल भाषा,
और इंडियन जो है, जो सिंपली जब कॉलोनियल पीरियड के दौरान, जब भारत में अंग्रेजों की जब शासन थी, तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ इंडियन लोग जो साउथ से प्लांटेशन करने के लिए कहाँ पहुँच गए, श्रीलंका पहुँच गए, और वो वहीं पे रह बस गए। तो वो 5% जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो इंडियन तमिल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बात किया जाए कि ये जो डॉटेड जो लाइन कहीं कहीं दिख रही होगी आपको, डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तो ये डॉटेड डॉटेड जो रीजन है, ये श्रीलंका के 1% जो लोग हैं वो मुस्लिम है, जो कि यहाँ पे रिलीजन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो मुस्लिम है, और 74% जो है वो बुद्धिस्ट टाइप के लोग हैं, और साथ साथ कुछ 7% जो लोग की बात किया जाए वो तमिल भी भाषा बोलते हैं, और वो क्रिश्चियन है, मतलब कहने का मतलब ईसाई हैं। तो ये श्रीलंका की अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात किए तो ये श्रीलंका में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब बात आती है कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी मेजोरिटी की। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में 1956 में, कब बोल रहे हैं हम, 1956 में श्रीलंका में सिन्हाला जो भाषा है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या किया गया, दर्जा दिया गया। यानी 1956 में, 1956 में श्रीलंका में क्या किया गया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि श्रीलंका में जो सिन्हाला जो भाषा जो बोली जाती थी, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा देरी की जा रही थी। ये सारी समस्या तमिल वाले लोगों के साथ थी। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो श्रीलंका में जो सिन्हाला जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो सिर्फ सिन्हाला वाले को ही सपोर्ट करते थे। अब इस वजह से क्या होता है कि श्रीलंका में जो तमिल भाषा लोग जो होते हैं बोलने वाले, उनकी ये डिमांड होती है कि उसी श्रीलंका में हमें एक ऐसा जगह दिया जाए जहां पे हम एज ए स्टेट गवर्नमेंट के रूप में क्या करेंगे, शासन करेंगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, इस स्लाइड को हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है, इस स्लाइड को थोड़ा दोबारा से देखते हैं हम कि यहाँ पे ये वाला रीजन की बात करें, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वाले रीजन की अगर हम बात करें तो ये जो रीजन जो है पूरा जो रेड पोर्शन में आपको दिख रही होगी, ये आपको श्रीलंकन तमिल वाले हैं, यानी तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब तमिल भाषा लोग की डिमांड ये क्या थी, जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी ये चाह रहे थे कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। क्यों भाई, सिन्हाला को ही क्यों आखिर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उन्हीं को हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी क्यों दिया जाए। तो श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनका ये कहना था कि जहाँ पे तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जितना हमने अभी यहाँ पे कवर किया है, इस रीजन को अलग हिस्सा बना दिया जाए, जहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए स्टेट गवर्नमेंट अपने तमिल भाषा बोलने वाले जो रीजन होंगे उसको हम क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। जो कि ये श्रीलंका में खासकर तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे को क्या किया, उठाया। ठीक है, आगे देखिए, इस स्लाइड में देखिए, तो यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं, इस रीजन्स को थोड़ा हम देख लेते हैं श्रीलंका की। तो पहला रीजन्स क्या है कि डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी, जो कि अभी हमने आपको पहले भी बता दिया है कि सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी है, 74%। तो आपको साफ साफ ये बात पता चल रही है कि 74% सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो जनरल तरीके पे देखा जाए तो ये तो मेजोरिटी में ही है। तो श्रीलंका में जो डोमिनेंट जो लैंग्वेज जो था वो सिन्हाला भाषा थी, ये एक रीजन है। दूसरा जो कि हमने आपको शुरू में बता भी दिया कि 1956 में 1956 में ही एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका में, और इस एक्ट के तहत ही क्या किया गया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या किया गया, दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी की हम बात आपको बता भी चुके हैं अभी, तो क्या दिया गया, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हाला इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब्स। जो कि यूनिवर्सिटी में जॉब्स की बात करें या अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सिन्हाला वाले को ही प्रेफरेंस दी जा रही थी, तमिल वाले को नहीं दी जा रही थी। और लास्टली अगर बात करें स्टेट टू प्रोटेस्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, और यहाँ पे फोस्टर बुद्धिज्म यानी जो बुद्धिज्म जो धर्म के जो लोग थे उनको प्रोटेक्ट के लिए राज्यों में एक अलग क्या किया गया, इनको दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि श्रीलंका का जो पोजीशन जो था वो क्या था, सिंपली श्रीलंकन तमिल का क्या कंडीशन था। तो श्रीलंकन तमिल की बात किया जाए तो देखिए, फर्स्ट
पॉइंट को देखें तो लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां से पहले मेरी बात को सुन लीजिए आप, कि अभी हमने बताया कि श्रीलंका में 1956 में सिन्हला को क्या बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब इसी चीज की वजह से ही श्रीलंका भी अपनी डिमांड को, श्रीलंका में तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी अपने डिमांड को उठाते हैं और उनकी भी ये डिमांड होती है कि तमिल भाषा को भी क्या बनाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, क्योंकि तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी या उनकी डिमांड को सिन्हला सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी। तो लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा बोलने वाले लोग, उन्होंने पहले क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया और जिसके बाद स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल, और उन्होंने संघर्ष किया तमिल भाषा को क्या बनाने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। अब ये संघर्ष ही कर रहे हैं, बनी नहीं है। सेकंड देखिए, उसके बाद एक डिमांड ऑटोनॉमी। कहने का मतलब है कि उनका भी हर व्यक्ति, हर देश में जो रहता है, जो व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार होता है। तो यहाँ पे उनका ये कहना क्या है कि हमें भी जिस तरीके से सिन्हला को जो अधिकार मिल रही है उन्हें भी ये मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। जिस तरीके से सिन्हला को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है किस चीज़ों में भाई, तो एजुकेशन में, जॉब्स में, तो वो हमें भी मिलनी चाहिए, तमिल भाषा बोलने वाले लोग। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एज इंडिपेंडेंट तमिल इल्म। अब देखिए इल्म क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि इल्म का मतलब क्या होता है। तो इल्म का जो मतलब होता है वो होता है स्टेट। इस इल्म का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, राज्य, याद रखिएगा। इस इल्म का मतलब होता है स्टेट। तो अब क्या होता है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग एज इंडिपेंडेंट तमिल इल्म, जो कि हमने आपको प्रीवियस सेक्शन में इसमें बताया था। यहाँ की बात करें, इसी की बात कर रहे हैं। तो यही जो हमने बताया कि तमिल वाले जो भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये बोला था कि इस रीजन को क्या कर दो, एक अलग स्टेट्स बना दो, जिसमें हम तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या करेंगे, इस रीजन को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये वाली बात को आप लोग याद रखिएगा, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो तमिल इल्म किस साइड में, इट नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है, तो ये आपका, ये रीजन आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये रीजन आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट और ये साउथ। तो अभी हमने क्या बोला कि जो तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो किस डायरेक्शन में है, श्रीलंका के मैप के अकॉर्डिंग। तो ये रीजन आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट। तो तमिल भाषा बोलने वाले जो श्रीलंका में जो वासी जो थे वो जनरली नॉर्दर्न रीजन श्रीलंका का और श्रीलंका का ईस्टर्न रीजन में तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजिंग की। तो बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, यानी कि वहाँ के संविधान को 4 बार चेंजिंग किया गया। और उस चेंजिंग के बाद बेल्जियम की सारी जो सिस्टम जो होती है, वहाँ पे जो प्रॉब्लम जो होती है बेल्जियम में, जो लिंग्विस्टिक वे से, लिंग्विस्टिक का मतलब कि लैंग्वेज इश्यूज़ की कंडीशन में, जिसमें फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे क्या हुआ था, बांटा गया था। तो ये संविधान में जब चेंजिंग हुआ, कहाँ का, बेल्जियम का, तो वहाँ पे आप क्या देखिएगा कि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, कहने का मतलब है पूरे देश की जो सरकार होगी, और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अब अलग अलग तरीके से काम करेंगे। होता क्या है यहाँ पे कि जब बेल्जियम में जब कॉन्स्टिट्यूशन की जब चेंजिंग जब हो जाती है, तो यहाँ पे डच कम्युनिटी वाले पीपल और फ्रेंच कम्युनिटी वाले पीपल को क्या किया जाता है, 50-50% बराबर बराबर की क्या भी होती है, साझेदारी की जाती है। अब इसमें साझेदारी कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेल्जियम में अगर बनेगी तो 50% फ्रेंच पीपल वाले होंगे और 50% डच पीपल वाले होंगे, जो कि ये बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ से देखते हैं हम लोग कि जब पावर की जब शेयरिंग किया गया बेल्जियम में, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पे क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच, जो कि हमने आपको बताया था अभी हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव के बाद बेल्जियम में क्या किया गया, डच की और फ्रेंच की दोनों को इक्वल नंबर में क्या किया गया, बांटा गया। वो इक्वल नंबर क्या है वो सुन लीजिए पहले, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार बनेगी, जैसे यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहे होंगे, कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब है कि फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले जो लोग होंगे
इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, डच की होगी 50% और फ्रेंच की कितनी होगी 50%। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 50% कहने का मेरा मतलब क्या है, ये डच की 50% और फ्रेंच की 50% कहने का मतलब है कि जब बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार जब बनेगी तो वहाँ पे डच की रिप्रेजेंटेशन या डच पीपल की रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो 50% होगी और फ्रेंच की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, वो 50% होगी। क्लियर यहाँ तक। सेकंड पॉइंट में देखिए, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब अकेला, सिंगल, यानी अगर किसी तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट में, बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी फैसला लेना हो, या वो कम्युनिटी फ्रेंच की बात करें या हम डच की बात करें, कोई भी फैसला लेना हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये डच वाला अगर किसी चीज़ की फैसला लेता है तो वो फैसला मानी जाएगी। मतलब कि कोई भी फैसला जब ली जाएगी बेल्जियम में तो डच के साथ साथ फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले जो लोग हैं दोनों की बातों को समझ जाएगी। मतलब कहने का मतलब साफ साफ यहाँ क्या है, यूनिलेटरली का मतलब कि अकेले कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकारें बनेगी वहाँ पे डच वाले की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब जितनी ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा फ्रेंच की भी होगी। मतलब यूनिलेटरली का मतलब अकेले कोई भी अपने डिमांड्स को या अपने किसी भी चीज़ को फुलफिलमेंट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट को देखिए, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम वहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं, बेल्जियम की बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फिर से दिखाते हैं। आपको तो ये पहले से पता होगा, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया भी था कि ये जो रीजन है ये फ्लेमिश वाली रीजन है और ये जो रीजन है ये वैलोनिया रीजन है, जिसमें यहाँ इस रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और इस रीजन में जो रहने वाले लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहने का मेरा मतलब है कि जब पूरे देश में जब सरकार बनेगी, सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग दोनों की परसेंटेज यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी 50% डच वाले होंगे तो 50% वाले फ्रेंच वाले होंगे। अब दूसरा बात क्या किया गया कि जब स्टेट की बात आएगी, स्टेट का मतलब कि राज्य की, जिसमें से दो, आप इस बेल्जियम को दो हिस्सों में यहाँ बांटा गया है, एक वैलोनिया रीजन से और दूसरा क्या है, डच रीजन, ये फ्लेमिश रीजन से। तो जब स्टेट की जब बात आएगी तो स्टेट में क्या होगा कि जो डच भाषा बोलने वाले जिस रीजन में होंगे वो इस रीजन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं जो वैलोनिया रीजन में आती है, इसे क्या होगा कि वो फ्रेंच भाषा वाले कंट्रोल करेंगे। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है कि जब दोनों को मिलाकर यानी एक पूरे बेल्जियम की सरकार की जब बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि 50% आपकी होगी डच की परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट में और फ्रेंच में कितनी होगी यानी वैलोनिया रीजन में ये 50%। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में बेल्जियम में 50% साझेदारी फ्लेमिश की रीजन की होगी, मतलब डच भाषा बोलने की होगी। उसके साथ साथ वैलोनिया रीजन में जो रहने वाले जो फ्रेंच है उनकी भी 50% की साझेदारी होगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना रीजन देखेंगे और वैलोनिया रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने रीजन को देंगे। ये दो बात क्लियर रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, तो ये जो थर्ड जो पॉइंट था इसी की फिर से हम रिपीट आउट करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, मतलब जब पावर को बेल्जियम में सेंटर से स्टेट की ओर लेकर गया, मतलब सेंटर का मतलब केंद्र से राज्य की ओर लेकर गया तो वहां पे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी अ सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरीके की जरूरत नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रीजन को वो खुद कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे किसी तरीके की हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप स्टेट में समझिएगा। तो फिर से हम रिपीट आउट कर दें, स्टेट गवर्नमेंट अपने रीजन को संभालेंगे, डच वाला अपने रीजन में होंगे और फ्रेंच वाले अपने रीजन में, वो स्टेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो 50% डच वाले और फ्रेंच वाले 50% होंगे। ये बात हम बार बार रिपीट मेरा करने का मतलब यही है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि अक्सर ये कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब यहाँ पे जो यूनिलेटरली जो टर्म हमने बताया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंडीशन अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का कंडीशन अलग है। और एक बात और, ये अगर देखा जाए ओवरऑल
जितने भी कंट्री हैं इस विश्व में, ये बेल्जियम ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इस तरीके का कंडीशन या इस तरीके की गवर्नमेंट आपको दिखने को मिलती है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच एंड द डच। ये बात हमने आपको पहले भी अभी बताया है कि बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल जो है, यहाँ पे जो सेपरेट जो गवर्नमेंट जो होगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका? विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रेंच एंड डच। और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन कितनी कितनी की होगी? तो 50-50% की होगी। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए हमने अभी एक बात और बताया था कि जिसमें बेल्जियम में जो क्या है कि कंडीशन जो है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल अलग है, और एक नई गवर्नमेंट एक निकल के आएगी फ्रेंच में, फ्रेंच और डच जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जो कि बेल्जियम की हम बात करें तो वहाँ पे एक और गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है वो देख लीजिए पहले। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और डच भाषा बोलने वाले लोग, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। और एक जर्मनी में रहने जर्मन रीजन में रहने वाले लोग हैं। तो 3 कंडीशन आपको हमने बताया भी था। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगी जो किसी एक लैंग्वेज से जुड़ी होगी, मतलब एक लैंग्वेज ही होगी किसी भी कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच का भी हो सकता है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट डच का भी हो सकता है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट जर्मन का भी हो सकता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक लैंग्वेज के बेसिस पे होगी। अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा तो फ्रेंच का होगा, या तो डच का होगा, या तो जर्मन का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो किसी कंट्री को या सिंपली बेल्जियम जो देश है उसको गवर्न करेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंडीशन टर्म बिल्कुल अलग है। वो क्या है तो देखिए यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। जो हमने इसी बात को हम बोल रहे थे अभी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट से बिलोंग करने वाले जो पीपल होंगे वो एक लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। अगर फ्रेंच वाले होंगे तो फ्रेंच का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, अगर डच वाले होंगे तो उनका अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, और जर्मन वाले होंगे तो उनका कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग होगा। लेकिन जर्मन की परसेंटेज अगर बेल्जियम में बात किया जाए तो ओनली 1% है। तो इसीलिए जर्मन की बात कर रहे हैं, उनका ज़्यादा इस पावर शेयरिंग में ज़्यादा काम नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फ्रेंच और डच ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए किसी एक लैंग्वेज का होना, यानी एक ही लैंग्वेज वाले एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। फ्रेंच वाले का अपना, डच वाले का अपना और जर्मन वाले का अपना। तो वन लैंग्वेज कम्युनिटी जस्ट लाइक डच, फ्रेंच एंड जर्मन जो हमने बताया। तो फ्रेंच का होगा तो अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, डच का होगा तो अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, और जर्मन का अपना होगा। वेयर एवर दे लिव, लेकिन वो कहीं रहे इससे मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो जर्मन वाले फ्रेंच में आ गए, यानी सिंपली फ्रेंच रीजन में या वेलोनिया रीजन में आ गए या फ्लेमिश रीजन में आ गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी रीजन में रह सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात अगर करेंगे तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। या वो फ्रेंच वाले होंगे तो फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, डच वाले होंगे तो डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, और जर्मन वाले होंगे तो जर्मन की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। आगे देखते हैं। अब दूसरी बात इसमें निकल के आती है कम्युनिटी गवर्नमेंट से कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा। हमने तो अभी पहले बता भी दिया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी वो गवर्नमेंट को गवर्न करेगा नहीं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो खासकर जो वर्क जो होगा वो उस कंट्री में कल्चर इशूज़ पे होगा, संस्कृति, एजुकेशन इशूज़ पे होगा, एजुकेशन कंडीशन पे अगर बात करें शिक्षा से, और साथ साथ लैंग्वेज रिलेटेड इशू। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो वर्क होगा वो बेल्जियम के कल्चरल सांस्कृतिक चीज़ों पे, एजुकेशन शिक्षा के चीज़ों पे, और साथ साथ लैंग्वेज इश्यूज़ पे ये काम करेंगे। यहाँ पे अब बात आपको साफ साफ क्लियर हो भी गई होगी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम पूरे देश को नहीं चलाएगा। उसकी सिर्फ काम है कि उस देश में जो कल्चरल जो कंडीशन होगी उस पर वो काम करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो काम होगी वो करेगा, और साथ साथ लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पे ये काम करेंगे। तो ये अगर बात किया जाए तो पावर शेयरिंग की बेल्जियम में, और ये सारी चीज़ें कब हुआ, ये सारी चीज़ें बेल्जियम में सुधरी कैसे, मतलब सही कैसे हुआ, जब बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को 4 बार बदलाव किया गया। कितने बार? 4 बार बदलाव किया गया, तब जाकर ये सारे रिजल्ट पे क्या हुआ है, बेल्जियम पहुंचा है। जो कि आज प्रेजेंट टाइम में भी देखिएगा तो ये कंडीशन आपको दिखने को मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम आप लोग। थोड़ी सी श्रीलंका की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे
आपको दिख रही होगी सिविल वॉर। ये श्रीलंका में जो कंडीशन जो था सिन्हला और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था, सेकंड लेक्चर में ही हमने बताया था, सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि प्रॉब्लम देखिए श्रीलंका में भी क्या होती है कि सिन्हाला वाले की अपनी सरकार होती है और तमिल वाले को जॉब अपॉर्चुनिटी दिया नहीं जाता है। तो अब क्या होता है कि तमिल वाले परेशान हो जाते हैं सिन्हाला से, और अब इन परिस्थितियों की वजह से तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या करते हैं कि सिन्हाला जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं या सिंपली उनकी जो गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो अब क्या होती है, दो लैंग्वेज बोलने वाले, एक सिन्हाला और एक तमिल, इन दोनों के बीच में एक क्लैश होती है। क्लैश मतलब टकराव, फाइट बोलिए, क्लैश बोलिए, या सिंपली यहीं से आप बात लीजिए ना, वॉर को ही लेते हैं। तो श्रीलंका में क्या होती है, एक सिविल वॉर होती है। अब बात आती है कि सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर में दोनों डिफरेंस है। यहाँ टर्म एक सिविल वॉर है और एक टर्म आप लोग सुने भी होंगे कभी वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है। सिविल वॉर का मतलब क्या होगा कि किसी भी देश में दो गुटों के बीच में या वो लैंग्वेज इश्यूज पे लड़ाई हो जाए या किसी धर्म से रिलेटेड कोई लड़ाई हो जाए, मतलब एक ही देश में होगी, ये याद रखिएगा। सिविल वॉर का मतलब कि उसी देश में किसी दो गुटों के बीच में वो लड़ाई इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाए जिससे उस देश को भारी नुकसान हो जाए, तो उस तरीके के वॉर को क्या बोलेंगे, सिविल वॉर। तो ये फिर से हम रिपीट आउट कर देते हैं, सिविल वॉर किसी एक ही देश में होगा, उसी देश के अंदर में ही होगा, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर तो पता है, वर्ल्ड से तो पता चल रहा है विश्व है, तो वर्ल्ड वॉर में आपको डिफरेंट कंट्री क्या होंगे उसमें आएंगे। तो सिविल वॉर में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी जो वॉर किसी एक ही देश में हो, कोई अलग कम्युनिटी से हो जाए या किसी अलग रिलीजन वाले से हो जाए, किसी जातिवाद से हो जाए, तो और वो लड़ाई बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सिविल वॉर बोलेंगे। तो ये चीज़ें श्रीलंका में कंडीशन ये सिविल वॉर का तब हुआ जब तमिल वाले को वो जॉब की अपॉर्चुनिटी या सिंपली उनको एजुकेशन या जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो जब नहीं मिली, तो फिर वहाँ श्रीलंका में सिविल वॉर जैसा कंडीशन देखने को मिल गया। तो ये दो कंडीशन हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपको बता दिया कि क्या क्या कारण थे, सिंपली क्या क्या कॉजेज थे बेल्जियम की और क्या क्या कॉजेज थी श्रीलंका की। एक और टर्म आप देखिएगा, बेल्जियम की बात करें या बेल्जियम के बाद आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक से कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? देखिए, पावर शेयरिंग डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए क्योंकि अगर पावर को हम लोग शेयर नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद। जैसे आप इंडिया जैसी कंट्री को देख लीजिए कि हमारे यहाँ पावर को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन जो होगा वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, जिसमें पावर को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो उसी तरीके से हम पावर शेयरिंग की अगर बात करें, जो डिजायरेबल जो हमने टर्म यूज़ किया, तो ये पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए होनी चाहिए। क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल होनी चाहिए? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इससे पावर की जब शेयरिंग जब होगी तो एक गवर्नमेंट के पास कोई दबाव नहीं होगा, वो पावर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करे रहेंगे, जिससे क्या होगी, पावर को शेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखना है अभी। थोड़ा सा एक बेल्जियम और श्रीलंका का कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी भी है, उसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए, तो बेल्जियम और श्रीलंका ये दो स्टोरी हमने पढ़ लिया, हमने बता भी दिया। दोनों की सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर डेमोक्रेसी। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और बेल्जियम भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिफरेंसेस क्या है कि पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। अरेंजमेंट कैसे अलग है भाई? क्योंकि बेल्जियम में आपने ये देखा कि अलग कम्युनिटी वाले बोलने वाले जो लोग हैं, जैसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनका रीजन अलग है, डच बोलने वाले का रीजन अलग है। ठीक है, और आप श्रीलंका में देखिएगा कि वहाँ पे कंडीशन ऐसा दिखने को नहीं है, उसमें बिल्कुल अलग है। मतलब ओवरऑल बात किया जाए कि पावर की जो शेयरिंग जो है, अरेंजमेंट जो है, वो बिल्कुल अलग है। एक बात हमने ये भी बताया कि जो बेल्जियम की अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो वहाँ पे 50% डच वाले थे तो 50% फ्रेंच वाले थे। श्रीलंका में तो ऐसा नहीं था, सिन्हाला वाले 74% थे। ठीक है, तो श्रीलंका में ऐसा परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस की बात करें तो पावर शेयरिंग की वो अलग अलग है, बेल्जियम का भी, श्रीलंका का भी। अब बात आती है कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट बेल्जियम।
बेल्जियम की यूनिक बात क्या है वो देख लीजिए कि लीडर हैव रियलाइज दैट, मतलब बेल्जियम के लीडर ने ये ऐसा महसूस किया कि दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल, यानी किसी देश की एकता या अखंडता तभी रह सकती है ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। ये सही बात है और क्लियर भी है कि अगर किसी भी कंट्री को यूनाइट रखना है, एक साथ रखना है, तो हमें उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट को, उनके फीलिंग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि जातिवाद धर्मवाद पे हम लोग बात करें तो इससे हमारे देश को लोग ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए साफ साफ यहाँ बोला जा रहा है कि जो बेल्जियम के जो लीडर जो थे उन्होंने ये कहा कि हमें बेल्जियम के वासियों के फीलिंग को रिस्पेक्ट करिए, इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करिए और साथ साथ डिफरेंट कम्युनिटी और रीजन के लोगों को रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसे क्या होगा कि लोगों में किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन वाली भावनाएं या डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक है कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन द सिस्टम ऑफ फॉलोड बाय श्रीलंका। अब बात आता है कि श्रीलंका की ड्रॉबैक्स क्या थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक्स इन द सिस्टम ऑफ फॉलोड बाय श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिस्टम जो था गवर्नमेंट की, उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स तो हमने आपको बताया भी था कि श्रीलंका में सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग की परसेंटेज 74% थी, जिसमें उनकी वर्चस्व थी। वर्चस्व कहने का मतलब है क्योंकि वो डोमिनेंट थे और वो लोग ज़्यादा डोमिनेंट इसलिए थे क्योंकि संख्या ज़्यादा थी। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जिसकी अभी हमने बात बोला सिन्हाला, बाय रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर विथ तमिल एंड रिजल्टिंग इन डिसयूनिटी। क्या हुआ कि श्रीलंका में जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले की जो डोमिनेंस जो थी, उन्होंने ये क्या बोला, उन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूजिंग मतलब होता है इनकार कर दिया, क्या कि टू शेयर पावर विथ तमिल रिजल्टिंग इन डिसयूनिटी। हम किसी तरीके की पावर की शेयरिंग नहीं करेंगे, किससे, तमिल से। और तमिल वासी ये चाहते थे कि हमें भी उस तरीके की वैल्यू मिलनी चाहिए, उस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जैसे कि बेल्जियम की मिल रही थी। तो ये अगर देखा जाए तो श्रीलंका की ये ड्रॉबैक्स है, और खासकर किस कंडीशन के बेसिस पर ड्रॉबैक्स है और किस तरफ से ड्रॉबैक्स है। तो ये श्रीलंका में जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं और सिन्हाला वाले की जो गवर्नमेंट थी उनके तरफ से ये ड्रॉबैक्स या कमियां की बात कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें पावर शेयरिंग को हम लोग लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए, चलिए यहाँ देखिए। तो हम अभी बात कर रहे थे कि पावर शेयरिंग को दो कंडीशन पे देखेंगे, ठीक है। एक हम बात करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरा कंडीशन होगा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो कंडीशन को देखिए, एक आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और दूसरा क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिए क्लास 10 जो पावर शेयरिंग जो है, जिसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करें, तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट को और एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि ये लास्ट एंडिंग ही है अब। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग यहां देखिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट को वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दो बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो अब बात आती है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या आएंगे और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या आएंगे। ठीक है, तो देखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 3 बातें आएगी। 3 बातें क्या है वो देख लीजिए। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक आपका होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या होगा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपकी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो किए हैं वो आपके सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट आ जाएंगे। और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें देखिए क्या आएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट क्या आएगा जुडिशरी। ये 3 बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी सिंपली मेरा कहने का मतलब है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और दूसरा जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो ये 2 बातों को याद रखिए। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दोनों के डिफ्रेंशिएट आती है, और डिफ्रेंशिएट ये करके नहीं आएगी कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्वेश्चन जो आपकी बनेगी ये बनेगी कि व्हाट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, या वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशरी हो, ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे का सब ऑर्डिनेट है। एक दूसरे का मतलब एक दूसरे पे ही डिपेंड। कैसे? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हमें कानून अगर बनानी हो, कोई लॉ बनानी हो, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेचर में कहाँ? तो लेजिस्लेचर में अब क्या क्या हिस्से होते हैं ये भी देख लीजिए। इसे भी हम बता देते हैं आप लोग को कि लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें जितने भी तरीके की सभा होगी, जितने भी तरीके की सभा होगी, सभा, अब सभा कहने का मतलब क्या है वो देख लीजिए। सभा कहने का मतलब है वो देख लीजिए, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी? लेजिस्लेटिव असेंबली, नेक्स्ट इसी में आ जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान दीजिएगा। तो लेजिस्लेचर की बात किया जाए तो लेजिस्लेचर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या आ जाएंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी हमने ये बात बोला कि ये तीनों जो आपको फॉर्म दिख रहे होंगे, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, ये तीनों एक दूसरे का सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अगर हमें कानून बनानी होगी तो हमें का मतलब कौन? हम कौन होंगे कानून बनाने वाले? तो हम का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाले, ये एग्जीक्यूटिव वाले कानून बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? लेजिस्लेचर में। तो जैसे कोई सिंपली कोई भी लॉ बनानी हो तो वो कहाँ जाएंगे? लेजिस्लेचर में। तो अब ये एग्जीक्यूटिव वाले किसके सबऑर्डिनेट हुए? लेजिस्लेचर के। अगर कोई जजमेंट देने की बात आ जाती है तो वो फिर हम किस पे डिपेंड हो जाते हैं? जुडिशरी पे। तो जुडिशरी का काम अपना हो जाता है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये तीनों के तीनों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, एक दूसरे का क्या है? सब ऑर्डिनेट है। तो लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाते हैं, जो कि अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के अकॉर्डिंग बात करें, इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 ही स्टेट्स में आपको दिखेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ बात कर ले कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आते हैं आपके लेजिस्लेचर के अंतर्गत। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव में आपके देश के राष्ट्रपति हो गए, यानी प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, मिनिस्टर हो गए, ये सब किसके हिस्से होंगे? एग्जीक्यूटिव के हिस्से होंगे। और जुडिशरी की बात करें तो इसमें जनरली हम लोग 3 कोर्ट के बारे में जानते ही हैं। तो एक आपकी हो जाती है, अगर इसकी हम बात करें तो एक हो जाएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, इसी में ये हम इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, सिंपली देखा गया तो ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट जो है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि इंडिया के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दिखने को आपको मिलती भी है। तो सुप्रीम कोर्ट, सेकंड आपकी क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट, और थर्ड जो हो जाएगा, थर्ड जो होगी वो होगी आपकी सिविल कोर्ट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन जो आती है वो होती है आपकी डिफरेंशिएट, कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये ओवरऑल अगर बात करें तो इस चैप्टर में पावर शेयरिंग में मेनली हमने जो जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो हमने आपको क्या किया, बता दिया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि ये पावर शेयरिंग आपकी चैप्टर ख़त्म भी हो गई है, और जिसमें आई होप हम आपसे ये आशा करते हैं कि शायद ये वीडियो आपको सब लोग को पसंद भी आई होगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे एक नए चैप्टर से और एक नए जोश से हम फिर दोबारा से आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, जय हिंद। और कंसेप्ट वालों को और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। दैट्स इट, गुड बाय।